आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेपरवाह इश्क एपिसोड 3। सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया, लाइक करने वाले और डेली कमेंट करके अपना कीमती वक्त देकर कहानी को सराहने वालों के लिए ढेर सारी विशेष। गौर उनकी सारी विशेष पूरी करें जो दूसरों के लिए मन में सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही रखते हैं। चलिए तो हमारे नेक दिल दोस्तों पेपर इश्क आपके इंतजार में है। कबीर को इतना कूल देखकर कली आखिरकार हिम्मत करके पूछ ही लेती है, आपको राशि की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? कबीर उसके चेहरे पर अपने लिए डर की झलक देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी और तुम्हारे सरफिरी दोस्त की बकवास पर ध्यान देने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद करूं? कली को कबीर का पल पर बदलता व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने सवाल का सही जवाब ना मिलने पर वो अपना मुंह लटकाए पैर पटकती हुई घर के अंदर चली जाती है और उसके पीठ पीछे कबीर के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, बेवकूफ़ लड़की, हमेशा अपने छोटे से दिमाग में ना जाने क्या क्या सोचती रहती है। माँ हॉल में बैठी हुई ना जाने कब से कली का इंतजार करते करते वहीं पर सो चुकी थी। कली उनके करीब जाकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी कि कबीर जल्दी से उसके पास आकर उसके आगे बढ़ते हुए हाथों को पकड़ते हुए आंखों से इशारा करने लगे, तुम जाकर आराम करो, माँ को मैं संभाल लूंगा। कली ने एक बार माँ की तरफ देखा और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कबीर ने धीरे से माँ को अपनी गोद में उठाया और उनके कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाकर उनका सर सहलाने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बीमारी के बाद रात को इतनी देर तक जागते रहने के कारण वो फिर से बीमार पड़े। दूसरी तरफ उन्हें अपनी माँ का एक अनजान लड़की के लिए इतनी केयर देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की को इतना महत्व क्यों दे रही हैं। उन्होंने माँ के माथे को चूमा और अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ कली कमरे में आकर फ्रेश होने के बाद बिस्तर पर लेट गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो कबीर के आज के बिहेवियर के बारे में सोचकर कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि जो इंसान उसे छोटी छोटी गलतियों पर इतना कुछ सुना देता है, आज इतना बड़ा मौका हाथ लगने के बावजूद शांत रहा। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? लेकिन इतने दिनों बाद कबीर के साथ रहकर उन्हें थोड़ा बहुत समझने के बावजूद भी कली को ऐसा लगता था कि वो उनको समझ नहीं पा रही है, क्योंकि हर पल बदलता उनका व्यवहार उसकी समझ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया करता था। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर कली को देखकर माँ ने पूछा, कल की पार्टी में तुमने एंजॉय किया? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं आंटी, मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। कबीर जो तो काफ़ी पहले ही आ गए थे मुझे लेने के लिए, इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बातों को सुनकर माँ जी और दादी दोनों ने ही कबीर की तरफ देखा। उन्हें इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर कबीर ने नाश्ता बीच में रोक कर पूछा, अब ऐसा भी क्या हो गया जो आप लोग मुझे इस तरह घूर रहे हैं? क्या मैं इस घर में बैठकर चैन से नाश्ता भी नहीं कर सकता? हद हो गई, अपने ही घर में अपने लोगों के बीच अजनबी बन बैठा हूँ। घर के लोग ऐसे देखते हैं जैसे मैं इस घर का ना होकर चिड़ियाघर से आया हूँ। उसको इस तरह नाराज होता हुआ देखकर कली ने मन में सोचा, इन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से कबीर एक बार फिर नाराज हो चले गए। सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने कमरों में जाने के लिए उठ गए थे। कली को अपने कमरे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर कबीर उसके पास आकर बोले, क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? क्यों हमेशा मेरे लिए परेशानी खड़ी करती रहती हो? इतना कहने के बाद कबीर फौरन बाहर चले गए और कली के शांत दिमाग में एक बार फिर से सवाल छोड़ गए, आखिर उसकी गलती क्या है जिस वजह से कबीर नाराज हो गए हैं? माँ आज काफ़ी खुश नजर आ रही थी। वो मन ही मन कुछ गुनगुनाते हुए अपनी सासू माँ के कमरे में उनसे कुछ बात करने के लिए आई थी। तो बहू, आज इस तरह हंसते मुस्कुराते देखकर सासू माँ के मन को काफ़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो कबीर को लेकर काफ़ी परेशान लग रही थी। और आज इतने दिनों बाद उन्हें खुश देखकर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो उनकी परेशानी का समाधान बन सकती है। एक लड़की कब से एयरपोर्ट के बाहर अपना सामान लिए हुए किसी का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे वहां से लोग आ जा रहे थे और लड़की की निगाह बार बार उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसको वहां आने का उसे इंतजार था। काफी समय हो चुका था, इसलिए अब उसे टेंशन भी होने लगी थी। लेकिन अचानक से एक गाड़ी आकर जब उसके सामने रुकी तो उसके चेहरे की उदासी पल भर में गायब हो गई और वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकलते शख्स को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे पूछने लगी, इतनी देर क्यों लगा दी स्वीट हार्ट? कब से इंतजार कर रही थी? एक पल को तो ऐसा लगा कि तुम आओगे ही नहीं। वो शख्स आगे बढ़कर लड़की के बैग को गाड़ी में रखते हुए उसी से सवाल करता है, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें जेसिका? वो लड़की उस शख्स के गले लगते हुए बोली,
मुझे तो इस सफ़र का पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इस बात का इंतज़ार था कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। और देखो, मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। लड़की को इतना एक्साइटेड देखकर वो मुस्कुराते हुए इस लड़की का हाथ पकड़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर बैठने के लिए कहता है। और वो लड़की भी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। गाड़ी रायचंद मैंशन के बाहर आकर रुकती है। दरवाजे में खड़ी माँ अपने हाथों में आरती की थाली लिए हुए बार बार मेन गेट की तरफ बाहर देख रही थी। गाड़ी के रुकते ही कबीर अपनी माँ की बेचैनी को देखते हुए जल्दी से जेसिका को गाड़ी से बाहर निकालकर अपने हाथ साथ हॉल के दरवाजे तक ले आए। माँ मुस्कुराती हुए उसकी आरती उतारकर उसे घर के अंदर ले आई। काफ़ी दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, लेकिन जिस तरह से कबीर जेसिका के बिहेवियर को बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, उससे जेसिका इस बात से अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी थी। कबीर का हर बात में सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देना अब उससे अखरने लगा था। वो चाहती थी कि जिस तरह से वो कबीर पर अपना हक जमाती है, कबीर भी उसे अपनी तरफ से वैसा ही फील करवाएं। लेकिन यहाँ तो उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत कबीर का व्यवहार ही उसके प्रति उदासीन नजर आ रहा था। इस तरह से तो वो अपने रिश्ते को कभी भी मजबूत नहीं बना सकती, क्योंकि सिर्फ एक तरफा एहसास तो दिलों को कैसे जोड़ सकता है। जेसिका ने कई बार अपने मन को समझाने की भी कोशिश की कि शायद अभी कबीर तानिया की यादों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। यही कारण है कि वो उस पर और उसके साथ जुड़े इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी जेसिका के मन में कबीर के लिए कई सवाल थे, जो इस वक्त घर में कली को देखकर उसके मन में मजबूती से अपनी जगह बना रहे थे। क्योंकि जिस तरह से कबीर कली से खुलकर बातें कर लिया करते थे, भले ही वो उन्हें उनके छल्लाहट के रूप में ही होती थी, उसे देखकर तो ऐसा लगता था कि वो जेसिका से ज़्यादा कली के सामने खुल रहे हैं। वो कली के सामने अपने मन की बात कह जाते हैं, लेकिन जेसिका के सवालों का जवाब सीमित रह जाता है। यही सारी बातें उसके मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह के सवाल वो कबीर से कैसे करें और किस तरह से अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। दूसरी तरफ कबीर को सिर्फ और सिर्फ तानिया को दिए गए अपने अंतिम वचन याद थे, जिसको पूरा करना उनके जीवन का मकसद था, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी ज़िंदगी ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े। कबीर आज भी अपनी पुरानी यादों में खोए हुए उन पलों को याद कर रहे थे, जब पहली बार हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट तानिया से पहली मुलाकात हुई थी, और फिर धीरे धीरे किस तरह से उसका चुलबुलापन और मस्त मौला मिजाज बेहद शांत और अपने आप में सीमित रहने वाले कबीर के दिल में एक अलग तरह की हलचल उत्पन्न करते हुए अपनी खास उपस्थिति दर्ज करा रहा था। इसे चाहकर भी कबीर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उनकी सारी कोशिशें बेकार होती चली गई और खुशमिजाज तानिया ने उनके जीवन में अपनी खास जगह बना ली। उस वक्त से ही कबीर बेहद काबिल डॉक्टर हैं और उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने पेशे के प्रति जुझारूपन और कर्तव्य निष्ठा की भावना भरी पड़ी थी। अपने काम के अलावा उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता था। कम बोलने वाले शांत स्वभाव के कबीर का राजीव के अलावा कोई और ख़ास दोस्त भी नहीं था। उन्हें अपना एकांतवास काफ़ी प्रिय था, लेकिन तानिया के आने के बाद उनके जीवन में एक नया बदलाव आया था, जो उनके स्वभाव के विपरीत उन्हें एक अलग दिशा में ही बहा कर ले जा रहा था। शुरू शुरू में तो ये सब उन्हें बड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे तानिया की मेहनत रंग लाई और कबीर के स्वभाव में बदलाव आने लगे। अब कबीर लोगों से खुलकर बातें किया करते थे, राजीव के साथ बैठकर थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लिया करते थे, और ये सब बदलाव तानिया की वजह से हो रहा था। उसने उनके जीवन को एक नया रूप दिया था, उन्हें बेहद बारीकी से संभाला और संवारा था। जो इंसान लोगों से दूरी बनाकर सिर्फ अपने आप में जीने की कोशिश कर रहा था, उसे लोगों के बीच लाकर एक बेहद ही खूबसूरत दुनिया का एहसास तानिया ने ही करवाया था, जो कबीर को भी पसंद आने लगा था। हॉस्पिटल में ये बात चारों तरफ फैल चुकी थी कि डॉक्टर तानिया डॉक्टर कबीर का अफेयर चल रहा है। इस बात से बेफिक्र दोनों अपने काम के साथ साथ अपने लव लाइफ को भी इंजॉय कर रहे थे। दोनों अक्सर काम के बाद खाली वक्त में बाहर वक्त बिताने लगे थे। अब तो कबीर को तानिया के साथ इतना अच्छा लगने लगा था कि वो उसको अपनी आंखों से पल भर के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहते थे। तानिया के पापा ने एक्सीडेंट में मरने से पहले अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी को सौंप दी थी, और वर्तमान समय में तानिया के चाचा चाची उनके माता पिता के तौर पर उनकी परवरिश कर रहे थे। तानिया अनाथ थी, उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए उनके पीछे काफ़ी धन दौलत छोड़ी थी, जिससे तानिया को अपनी छोटी बहन के साथ जीवन जीने में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा।
लेकिन माँ बाप की कमी उसे हमेशा महसूस होती थी। उसके जीवन में सिर्फ उसकी छोटी बहन जेसिका का साथ था, जिसे वो किसी भी तरह की कभी महसूस नहीं होने देना चाहते थे। वो छोटी उम्र से ही अपनी बहन के लिए अपने माँ बाप और बहन सब कुछ बन चुकी थी। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना और अपनी छोटी बहन को प्यार से संभालना ही उसके जीवन का मकसद बन चुका था। साथ ही साथ वो अपनी काबिलियत के बल पर अपने करियर को अपने मन मुताबिक ऊंचाइयों पर भी पहुंचाना चाहती थी, और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अब उसके जीवन के दो ही लक्ष्य थे। एक तो जेसिका के जीवन में वो सारी खुशियां भर देना चाहती थी, और दूसरा अपनी मेहनत के बल पर अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां उसके माता पिता उसे देखना चाहते थे। समय के साथ साथ उसकी मेहनत रंग लाई, और वो एक सफल डॉक्टर के रूप में अपने मुकाम तक पहुंच चुकी थी, जो उसके माता पिता का भी सपना था। तान्या ने जेसिका को भी उसकी इच्छा अनुसार पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया था। हॉस्पिटल में तान्या की मुलाकात जब पहली बार डॉक्टर कबीर से हुई थी, तो पहली बार उसके जीवन में एक नया तरह का एहसास जागृत हुआ था। शुरू शुरू में तो वो अपने इस नए एहसास को समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन जब इस एहसास को समझ पाई तो वो अपने आप को डॉक्टर कबीर की करीबी से दूर भी नहीं रख पा रही थी, क्योंकि ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने जेसिका के बाद उसके जीवन में अपनी जगह बनाई थी। उनके साथ मन का रिश्ता कब जुड़ गया उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे कि तान्या के साथ हमेशा से होता आया है कि उसे अपने जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिला, उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। ठीक उसी तरह इस बार भी कबीर के साथ अपने रिश्ते को नाम देने के लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि कबीर का अकड़पन और उसके प्रति रूखा बिहेवियर बार बार उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। लेकिन उनकी आंखों में अपने लिए कुछ ऐसा देखा था जिस पर तान्या को पूरा विश्वास था, और उसे भरोसा था कि यह रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। एक बार डॉक्टर कबीर के साथ एक क्रिटिकल सर्जरी केस में तान्या को उन्हें असिस्ट करने का मौका मिला। तान्या ने इस केस में जी जान लगाकर मेहनत की और सर्जरी सक्सेसफुल रही। ये पहला मौका था जब डॉक्टर कबीर ने आगे बढ़कर जूनियर डॉक्टर तान्या को उनके काम के लिए शाबाशी दी। डॉक्टर कबीर तो तान्या की तारीफ करके कब के जा चुके थे, लेकिन तान्या अभी भी उनके कहे शब्दों को सोचकर खुश हो रही थी। उसे इस तरह सोच में खोया हुआ देखकर डॉक्टर राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे होश में लाते हुए कहा, जिसके ख्यालों में खोई हो वो तो कब का जा चुका है, अब होश में आ जाओ डॉक्टर तान्या। डॉक्टर राजीव के सामने अपनी चोरी खुलते हुए देखकर वो घबरा चुकी थी, लेकिन उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर राजीव होले से मुस्कुराते हुए बोले, घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम इस पत्थर दिल इंसान को इसके धड़कते हुए दिल का एहसास करा दो, तो मैं वो पहला इंसान रहूँगा जो इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। तान्या अपने सीनियर डॉक्टर राजीव का ये रूप देखकर अचंभित रह गई। उसे ये तो पता था कि डॉक्टर राजीव डॉक्टर कबीर के जिगरी दोस्त हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसे ख्यालात सुनकर तान्या को मन ही मन हंसी आने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर कबीर के बारे में कुछ ऐसी ख्यालात तान्या के भी थे, और इस वक्त डॉक्टर कबीर के बारे में दोनों की सोच काफ़ी मेल खा रही थी। उसे मन ही मन इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर राजीव बोले, ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तुम अभी कुछ समय से उसके साथ हो, लेकिन मैं तो बचपन से उसके साथ हूँ, लेकिन आज तक मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। इसीलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदा अपने आप में एक नायाब पीस है। आज तक परिवार और दोस्त भी इसके साथ रहकर ये नहीं जान पाते कि अगले पल ये इंसान क्या करने वाला है। खुद को अपने आप में इस तरह से जब्त किए रहता है कि सामने वाले को भनक नहीं लगने देता कि उसके मन में क्या चल रहा है। दोस्त के मुंह से डॉक्टर कबीर की इतनी तारीफ सुनने के बाद तान्या को यकीन हो गया था कि उसका आगे का जीवन इतना सरल नहीं होने वाला जितना वो समझ रही है, क्योंकि डॉक्टर कबीर अपने आप में वो अजीब पहेली है जिसे सुलझाना काफ़ी कठिन होने वाला है। राजीव के जाने के बाद वो खुद के पीठ पर खुद का हाथ ठोककर अपने आप को हौसला देते हुए बोली, डॉक्टर तान्या, आपके जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो चाहा वो हासिल किया है, इसलिए डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार भी उसे जोश के साथ आगे बढ़ती जाइए, फिर देखिए आपकी किस्मत आपका साथ कैसे देती है। तान्या की खूबसूरती और उसकी मासूमियत कबीर जैसे पत्थर दिल इंसान के दिल पर अपने दस्तक दे चुकी थी, लेकिन अपनी अकड़ और अड़ियल स्वभाव के कारण वो अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेती थी, जिस कारण तान्या को उनके मन की बात पता नहीं चल पाती थी। लेकिन मोहब्बत में आंखें मन का आईना होती हैं, और कबीर की आंखों में तान्या को अपने लिए कुछ खास नजर आता था। और अब तो डॉक्टर राजीव का भी साथ मिल चुका था, तो कबीर के बारे में तान्या को काफ़ी कुछ बता रहे थे, जिसके कारण वो कबीर को धीरे धीरे समझने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि इस सख्त चेहरे के पीछे एक मासूम दिल भी है, बस उसे कोई धड़काने वाला चाहिए। और तान्या ने ठान लिया था कि ये काम वो करके रहेगी।
अगले दिन कबीर को हॉस्पिटल में एंट्री करते हुए देखकर तान्या ने जल्दबाजी में नाइट शिफ्ट की थकान के कारण बेहोशी का नाटक करते हुए गिरने की कोशिश की, क्योंकि उसे भरोसा था कि इंसानियत के नाते बेहोश हो रही लड़की को कबीर अपनी बाहों का सहारा जरूर देंगे। लेकिन ये क्या, उसकी बचकानी सोच के विपरीत कबीर उसे गिरता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गए और वो अपना सर फूटने के बाद अपनी बेवकूफ़ी पर खींचते हुए ये कहने पर मजबूर हो गई कि मुझे भी यही पत्थर दिल इंसान मिला था दिल लगाने के लिए। वैसे ही जीवन में क्या कम परेशानियां हैं जो एक चलती फिरती परेशानी और मोल ले ली। अब तो मुझे भगवान ही बचा सकते हैं आगे आने वाली मुसीबतों से, क्योंकि मेरी ये बेवकूफ़ी भरी तरकीबें इस मामले में काम नहीं आने वाली हैं। अब तो कुछ और बड़ा सोचना पड़ेगा। कुछ दूर खड़े डॉक्टर राजीव उसकी इस हरकत को देखकर हंस रहे थे, लेकिन जब तान्या के सर पर चोट दिखी तो उनका दिल पिघल गया और वो उसकी मरहम पट्टी करने लगी। आखिरकार तान्या ने हिम्मत करके डॉक्टर राजीव से पूछ ही लिया, आपने कैसे इस इंसान से दोस्ती कर ली? ये बंदा तो इंसानों के बीच रहने लायक ही नहीं है, इसके मन में तो कोई इमोशन से नहीं है। राजीव ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, तुम्हारा उस इमोशनलेस इंसान पर रिसर्च पूरा हो चुका हो तो जाकर अपना काम संभालो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी इस बेवकूफ़ी भरी हरकत से डॉक्टर कबीर तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे? पहले तो तुम अपनी ये बचकाना हरकत बंद करो, क्योंकि कबीर को ये सब पसंद नहीं है। अगर उसके करीब रहना चाहती हो तो अपने काम को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करो, क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो लोगों के गुणों को परखता है, ना कि बाहरी खूबसूरती को। इस मामले में मैं बस तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा कि डॉक्टर कबीर की सर्जरी में तुम उन्हें असिस्ट कर सको और उनके साथ रहने और सीखने का तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। इससे तुम्हारा काम भी बेहतर होगा और साथ ही साथ डॉक्टर कबीर को समझने का अधिक मौका भी मिलेगा। लेकिन आज जो तुमने किया है ऐसा कुछ दोबारा करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम दोनों की दूरियां और भी अधिक बढ़ जाएंगी। तान्या के निरंतर अथक प्रयास और डॉक्टर राजीव के दिशा निर्देश से धीरे धीरे कबीर के दिल ने तान्या के लिए धड़कना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वो इस बात को मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं थी कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उनकी सोच के विपरीत ऐसा हो रहा था। वो जितना ही अपने आप को तान्या के बारे में सोचने से रोकना चाहते थे, उतना ही उनके दिमाग पर हावी होती जा रही थी। और अब तो ये हालत हो गई थी कि उनकी निगाहें तब तक दरवाजे पर टकटकी लगाए रहती जब तक कि तान्या उनकी आंखों के सामने से नहीं आ जाती थी। कुछ ऐसी हालत तान्या की भी थी। उसे भी कबीर की गैर मौजूदगी में ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी एक झलक वो कमाल कर देती थी, जिससे उसके अंदर एक नई स्फूर्ति का संचार हो जाता था। और ये बात लगभग सभी नोटिस करने लगे थे कि दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो अब तक उनकी नज़रों से छुपा हुआ है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता, जो जल्द ही नज़र आने वाला था। आज तान्या हॉस्पिटल से लौटने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वो अपने मन की बात अपनी बहन जेसिका के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आज वो दिन था जब जेसिका तान्या को फ़ोन करती थी और दोनों बहनें अपनी सभी बात एक दूसरे को बताती थी। इंतज़ार ख़त्म होता है और फ़ोन की घंटी बज उठती है। फ़ोन की घंटी बजने पर तान्या ने तुरंत अपना फ़ोन उठाकर हेलो कहा। जेसिका ने खिलखिलाकर हंसते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है कि मेरे फ़ोन का इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था? अपनी चोरी पकड़े जाने पर तान्या जेसिका की हंसी में शामिल होते हुए बोली, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने तुम्हारा फ़ोन तुरंत उठा लिया। अरे नहीं दी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ? मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चल गया मेरे मन की बात? तुम भूल रही हो शायद दी। तुम जब बहुत खुश होती हो या कोई ऐसी बात होती है जो तुम्हें मुझसे कहनी होती है, तब तुम्हारी आवाज़ की खनक कुछ अलग ही बयां करती है और मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि तुम मुझसे कुछ खास बताना चाहती हो दी। अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, इसीलिए अपनी मन की बात खुलकर बता सकती हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी सी दी की खुशी का क्या राज है। तान्या एक एक कर अपनी सारी बातें जेसिका को बता देती है। तान्या की पूरी बात सुनने के बाद जेसिका चहकते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। ईश्वर ने जिसे आपके लिए बनाया है, आखिरकार वो इंसान आपको मिल ही गया। अब तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आपकी खुशियाँ ऐसे ही निरंतर बढ़ती रहें। तान्या हंसते हुए बोली, अरे बस करो मेरी माँ, आप चुप ही हो जाओ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी छोटी बहन इतनी बड़ी हो चुकी है कि वह बड़े बुजुर्गों की
टेंशन लेगी बेचारे का। तेरी एक झलक ही काफ़ी है उस बेचारे बेचैन धड़कनों को काबू में लाने के लिए। अब मन लगाकर काम कर, वरना बेमौत मारी जाएगी। अगर ऐसे ही दिन भर जोगन बनी डॉक्टर कबीर की यादों में खोई रही तो अपना काम काज बिसरा बैठेगी। दिन ऐसे ही हंसी खुशी गुजर रहे थे। कबीर अब पूरी तरह तान्या के रंग में रंग चुके थे और दोनों एक दूसरे से प्यार में निखर रहे थे। तान्या और जेसिका कबीर के परिवार से भी अच्छी तरह घुल मिल गई थी और दोनों की शादी की चर्चा घर परिवार और हॉस्पिटल में आम हो चुकी थी। सब काफ़ी खुश थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी खुशियों को बहुत जल्द नज़र लगने वाली है। वो मनहूस पल जिस पल तान्या अच्छे से तैयार होकर खुश होती हुई हॉस्पिटल के लिए निकली थी, उसके चेहरे पर कबीर से मिलने की अलग ही चमक थी। लेकिन ये चमक उस पल फीकी पड़ चुकी थी जिस वक्त वो एक्सीडेंट की चपेट में आई और उस वक्त उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता घूम रहे थे, जो इसी तरह एक्सीडेंट की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे थे। और उनका वो आखिरी वचन जो उन्होंने उसे सौंपा था, उसकी छोटी बहन जेसिका और फिर उसे कबीर का चेहरा नजर आया, जिनके साथ वो अपने सुनहरे दिनों के ख्वाब संजो रही थी। मशीनों से घिरी तान्या कबीर के मन को छलनी कर रही थी। उसके कहे वो शब्द उसके दिल को शूल की तरह चुभ रहे थे। कबीर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है। कबीर ने उसे बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। उसे ज़िंदगी देने के लिए अपनी जदोजहद देखकर पूरे स्टाफ की आंखों में आंसू आ गए थे और राजीव भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त कबीर खुद को बेबस, लाचार, कसूरवार और दुनिया का सबसे ज़्यादा हारा हुआ इंसान महसूस करने लगे, जब तान्या जेसिका का ख्याल रखने का बोलकर उन्हें छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। खुद को बचाने के लिए उसके कहे वो चंद अल्फाज आज भी कबीर को चैन से नहीं जीने देते थे। वो हर पल उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराते, जिस वजह से वो अपने पहले वाले रूप में पहुंच चुके थे, बल्कि अब तो हद से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। वो लड़के जिसने उन्हें हंसना सिखाया, प्यार करना सिखाया, जिन हाथों में उसके हाथ हुआ करते थे, उन्हीं हाथों में अपना दम दे चुकी थी। कबीर की आंखों से आंसू बह रहे थे जब उनके अतीत से जागने के लिए उनकी माँ ने उन्हें पुकारा। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नॉर्मल होकर लेट गए, लेकिन एक माँ की अनुभवी आंखों से कैसे छुपा सकते थे अपना दर्द। माँ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उनके सिरहाने बैठकर उनका सर सहलाने लगी और तब तक अपना ममताई स्पर्श उन्हें देती रही जब तक वो नींद के आगोश में नहीं चले गए। इधर जेसिका जब से कबीर के घर लौट आई थी, एक बार फिर से घर में शादी को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। उनकी बढ़ती उम्र को देखकर परिवार वालों ने सिर्फ एक ही रट लगा रखी थी कि उन्हें जल्द से जल्द विवाह करके अपना घर बसा लेना चाहिए। और इधर कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब बातों से कैसे पीछे छुड़ाया जाए और कैसे परिवार वालों का मुंह बंद किया जाए। वो जानते थे कि उनके जीवन में तान्या के अलावा कोई आ ही नहीं सकती और ज़बरदस्ती का विवाह करके वो किसी को अपने जीवन में आने भी नहीं देना चाहते थे। तान्या के साथ बिताए गए प्यार भरे वो खूबसूरत पल आज भी सुकून पहुंचाते थे। उसकी यादें बहुत प्यारी थी जो उनके जीने का सहारा बन चुकी थी और वो उन यादों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। लेकिन इस तरह परिवार वालों के जिद के आगे और जेसिका के बेवजह सवाल जवाब से परेशान होकर कबीर को इस बारे में कोई ठोस कदम उठाना था, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो बस इस सब में उलझे हुए थे और उधर कली के लिए काफ़ी अच्छा समय मिल गया था। अब उसे कबीर का गुस्सा नहीं झेलना पड़ रहा था, क्योंकि इस वक्त वो खुद ही परेशान थी और अपनों के फैलाए माया जाल में घिरे हुए थी, जिसका फ़ायदा कली उठा रही थी। वो पूरी कोशिश करती थी कि वो कबीर के सामने ना आए। वो चुपचाप घर के कामों में भी हाथ बटा दिया करती थी और कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी। वो मास्टर्स कर रही थी और परीक्षा नज़दीक आने के कारण पढ़ाई पर फोकस करना अति आवश्यक हो गया था और उसने ये फैसला भी ले लिया था कि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्चे खुद से निकाल लिया करेगी। आखिर कब तक वो दूसरों का सहारा लेकर अपने आप को उनके एहसान के बोझ तले दबाती रहेगी। उसने इस बारे में मानसी जी से बात भी की थी, लेकिन पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर कली ने हार नहीं मानी और इस बात के लिए उन्हें काफ़ी देर तक मनाती रही। उन्होंने उसकी जिद के आगे मजबूरी में हथियार डालते हुए उसे और उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए इस शर्त पर राजी हुई कि वो समय पर घर पहुंच जाएगी और अगर कोई भी परेशानी हुई तो वो तुरंत जॉब छोड़ देगी। कली अपनी बनाई दुनिया में काफ़ी खुश रहने लगी थी,
पढ़ाई के साथ साथ उसे अब पार्ट टाइम जॉब भी मिल चुका था, जिससे वो अब अपने खर्चे खुद निकाल ले रही थी। अब वो किसी के ऊपर भार नहीं थी। उसने सोच लिया था कि जल्द ही वो अपने लिए कहीं और रहने का जुगाड़ भी कर लेगी और पूरी तरह से इस परिवार से दूर हो जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कबीर को अनसिक्योर्ड फील हो और वो उसे ऐसे ही वक्त बेवक्त सुनाने का मौका ढूंढता रहे। लेकिन जैसा कि अब तक के उसके जीवन में चल रहा था, उसकी खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक उसे खुशियों में जीने नहीं देती थी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब कबीर ने अपने आप को भंवर जाल से निकालने के लिए कली से मदद लेने के बारे में सोचा और कली के सामने अपने परिवार वालों के बेवजह सवाल जवाब और जेसिका के साथ शादी ना करने की चाहत से बचने के लिए अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का प्रपोजल रख डाला। कबीर के मुंह से ऐसी बहकी बहकी बातों को सुनकर कुछ देर के लिए तो कली सुन पड़ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में ये सब आखिर चल क्या रहा है। उसने तो अपने जीवन में एक सामान्य लड़की की तरह जीवन जीने की कल्पना की थी, लेकिन जब से वो यहाँ आई थी उसका जीवन उसे ऐसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर रहा था कि उसे खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस इंसान की परछाई से पीछे छुड़ाने की कोशिश में वो लगातार प्रयासरत है। वही इंसान उसके समक्ष शादी जैसे पवित्र रिश्ते के नाम पर परिवार, समाज और खुद अपने आप से छल करने की फरमाइश कर रहा है, जो उसके संस्कारों के विरुद्ध और स्वभाव के विपरीत है। कली कबीर को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये इंसान किस तरह की सोच रखता है। कि सचमुच कबीर मुझ दुश्मनों की श्रेणी में रखकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा भी कुछ बड़ा अपराध नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप मैं इस घटिया इंसान की घटिया सोच पर अमल करूं। क्योंकि ये इंसान चाहे कितना भी घटिया सोच रखता हो, लेकिन इस परिवार से मुझे बहुत ही प्रेम और अपनापन मिला है और मैं परिवार वालों को इस इंसान की वजह से तकलीफ नहीं दे सकती। मैं इस वाहियात इंसान के वाहियात सोच में शामिल होकर इस परिवार को धोखा नहीं दे सकती। इन लोगों का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। वो अपनी सोच में और भी आगे बढ़ती उसके पहले ही कबीर ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओ हेलो मिस कली, किस दुनिया में चली गई? वापस आ जाओ और इस बारे में तुम्हारा क्या फैसला है मुझे जल्द से जल्द बताना। वो कबीर की तरफ गुस्से से देखती हुई बोली, मुझे वाहियात प्रपोजल के बारे में फैसला लेने के लिए अधिक समय की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके इस बेहुदा मजाक में कभी भी शामिल नहीं हो सकती। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे संस्कार इतने भी छोटे नहीं हैं कि मैं शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाकर उस परिवार को धोखा दूं जिस परिवार ने मुझे शरण और सहारा दिया। उसके संस्कारों से भरे विचारधारा के बारे में सुनकर कबीर तंज भरी मुस्कान के साथ बोले, अगर तुम्हारा प्रवचन हो चुका हो तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारे संस्कारों से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस रिश्ते से जुड़ने के बाद तुम अपने सभी कर्तव्य पूरे अधिकार के साथ निभा सकती हो। तुम्हें इस घर में रहने का शौक है, इस परिवार को संभालने का शौक है, तो फिर इस रिश्ते में बनने में तुम्हें क्या आपत्ति है? बल्कि तुम्हें तो अपने सारे शौक पूरे करने के अधिकार मिल जाएंगे। जो सपना लेकर तुम आई थी तुम्हारा वो सपना पूरा हो रहा है। फिर किस बात पर इतना अकड़ दिखा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे मुंह से शादी के प्रस्ताव को सुनकर अपने आप को उस स्थान पर देखने लगी हो जहाँ तुम्हें सिवा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम इस खुशफहमी में कभी भी मत रहना, क्योंकि मैंने सोचा कि किसी दूसरी लड़की को इस घर में लाने से पहले तुमसे एक बार बात कर ली जाए, जिससे हम दोनों के काम सुलझ सकते हैं। तुम्हें रहने के लिए अधिकार तौर पर ये घर और परिवार मिल सकता है और मुझे भी अपने परिवार के सवालों के जवाब नहीं देने होंगे और ना ही बेवजह जेसिका को झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में किसी भी लड़की को वो स्थान नहीं देना चाहता जिस काम के लिए परिवार वाले मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। और फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम इस परिवार का एहसान किस तरह से चुका सकती हो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो शादी के लिए हाँ कहो, नहीं तो मजबूरन मुझे बाहर ही किसी लड़की को इस घर में लाना पड़ेगा जो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। कबीर उसके सामने अपनी बात कहकर चले गए थे, लेकिन उसके मन में इस तरह एक जंग चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर के बहकते कदमों को रोकने के लिए क्या करे। इस बेकार फैसले में उनका साथ देकर इस परिवार के एहसान का बदला चुकाए या फिर इस दलदल से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। कली ने फिर से काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार परिवार के एहसान तले अपने जीवन का सबसे बड़ा अहम फैसला ले ही लिया कि कबीर की जिद के कारण इस परिवार को बिखरने नहीं देगी,
बल्कि जिस तरह से इस परिवार ने उसे एक बेटी के रूप में संरक्षण और सम्मान दिया है, वो भी इस परिवार के सम्मान की रक्षा करते हुए इस समझौते की शादी का निर्वहन तब तक करेगी जब तक कि कबीर को अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। और अब उसके सामने सिर्फ एक ही समस्या थी कि उसे अपने पिता को इस बारे में सब कुछ बताना होगा, और ये काम वो कैसे करेगी। लेकिन कबीर ने उसकी ये समस्या भी हल कर दी, ये कहते हुए कि उसे अपने छोटे से दिमाग को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये विवाह एक सामान्य विवाह की तरह ही होगा, इसलिए जो बड़ों के काम है वो बड़ों को ही करने चाहिए। तुम्हारे पिता से शादी के बारे में जो भी बातचीत करनी होगी वो घर के बड़े करेंगे। उस पचड़े में हमें पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें किसी के सामने हमारे रिश्ते की असलियत खुलनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक बार फिर से मेरे परिवार वालों को किसी भी तरह की तकलीफ़ पहुँचे। और वैसे भी तुम्हें रईज़ादों से काफ़ी नफ़रत है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की मर्यादा बनाए रखोगी, और हम अपने बीच हुए इस आपसी समझौते का सही तरीके से निर्वहन करेंगे। ना तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत होगी और ना ही मुझे तुमसे कोई शिकायत होनी चाहिए। जैसे लाइफ तुम चाहती थी, तुम इस तरह की लाइफ जीने के लिए आज़ाद हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से मेरे परिवार को या मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। इस रिश्ते में बनते हुए ही तुम इस परिवार की बहू बन जाओगी, और तुम्हें मेरे परिवार के मान सम्मान को बनाए रखना होगा। शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, उसमें मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं होगी। मेरा परिवार जो तुम्हें पहले से ही अपना चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि परिवार की तरफ से आगे चलकर तुम्हें किसी भी तरह से दिक्कत हो। कली की रजामंदी के बाद कबीर ने इस बारे में अपनी माँ से बात की। पहले तो माँ को यकीन नहीं हुआ कि कबीर जो कह रहे हैं वो सपना है या हकीकत, क्योंकि कली को लेकर तो शुरू से ही उनके मन में ये इच्छा थी कि वो उनके घर की बहू बने और कबीर के जीवन का अकेलापन दूर कर सके। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, इसकी कल्पना तो उन्होंने की ही नहीं थी। और फिर जेसिका के आने के बाद तो उन्होंने अपनी इन इच्छाओं की पूरी तरीके से गला घोट दिया था, क्योंकि वो कबीर के स्वभाव को जानती थी। उनके लिए तान्या की कही बात और तान्या से जुड़े लोग काफ़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन जेसिका के बारे में कबीर के क्या ख्यालात हैं, इस बारे में माँ पूरी तरह से अनजान थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे के ऊपर अपने विचारों को थोपने की बजाय उन्हें आज़ाद छोड़ रखा था कि वो अपने जीवन का फैसला खुद ले सके, क्योंकि एक बार फिर से वो अपने बेटे को दुखी होते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए जेसिका के आने के बाद उन्होंने कली के लिए अपने मन में आए विचार को पूरी तरह से त्याग दिया था। लेकिन आज कबीर की तरफ से पहल होता हुआ देखकर उनका मन तो हवा में उड़ने को कर रहा था, क्योंकि उनकी नज़र में कली ही एकमात्र वो लड़की थी जो कबीर को एक बार फिर से खुशहाल जीवन दे सकती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी खुशी का इजहार नाच गा कर करे, लेकिन कबीर को सामने देखकर वो अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाए हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ रिश्ते के लिए हामी भरते हुए बोली, तुमने जो भी फैसला लिया है, तुम्हारा परिवार हमेशा उसमें तुम्हारे साथ खड़ा है। हमें तुम्हारी खुशियाँ चाहिए बस। अगर तुम कली के साथ इस रिश्ते में बनना चाहते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही होगी। अब जब तुमने अपनी इच्छा हमें बता दी है तो हमें भी जल्द ही कली के परिवार वालों से मिलना होगा और उन्हें इस बारे में अवगत कराना होगा। क्या तुमने कली से उसकी राय जानने की कोशिश की है? माँ, आपको क्या लगता है मैं अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला कली के बगैर ले सकता हूँ? इस रिश्ते में उसकी मर्जी भी शामिल है। अपने मन की बात मैंने आपको बता दी, अब आप लोगों को जो कुछ करना है करिए। बस मुझे क्या करना होगा मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी हर रस्म में शामिल होने के लिए हॉस्पिटल के कामकाज के समूह का भी ध्यान रखना होगा, और उसी हिसाब से मैं सभी रस्मों पर समय दे पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता। घर में दोनों के रिश्ते की बात सुबुगाहट अब शुरू हो चुकी थी। तब तक इन बातों से जेसिका अनजान थी, तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जब उसे इस बात की भनक लगी तो उसने ये अपना अपमान लगा, और अब वो अपने इस मान का बदला लेने का मन बना चुकी थी। जारी है, क्या होगा आगे? क्या दोनों की शादी हो पाएगी या जेसिका अड़चन डालेगी? जानने के लिए देखते रहिए बेपरवाह इश्क।